एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू V इंटू डी क्यू, या फिर V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। V इज अ पोटेंशियल, W वर्क डन, Q चार्ज। तो वहीं से लिखा वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, या फिर वर्क डन is equal to V can be written as E, voltage can be written as EMF into dq। अब E का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E is equal to L di by dt, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, is equal to L di by dt। तो ये E का वैल्यू यहां पे पुट करता है, डी वर्क इज इक्वल टू, E की जगह पे लिखा है L di by dt इंटू डी क्यू। डी वर्क इज इक्वल टू L di इंटू डी क्यू बाई डी टी। ये डी टी को यहां पे लिख लिया तो डी क्यू बाई डी टी हो गया। डी वर्क इज इक्वल टू L डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई। पहले डी क्यू बाई डी टी को लिख लिया, फिर डी आई लिख लिया। वर्क डन इज इक्वल टू L डी क्यू बाई डी टी, चार्ज बाई टाइम, Q डिवाइडेड बाई T, Q डिवाइडेड बाई T इज करंट, Q divided by T is current. So dq by dt can be written as I, current, into di। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डी वर्क इंटीग्रेशन एल आई डी आई। डी वर्क यहां पे फिर से एक स्टेप लिख लेते हैं, डी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई। इंटीग्रेशन डी वर्क इज इक्वल टू एल बाहर इंटीग्रेशन आई डी आई। डी वर्क का इंटीग्रेशन वर्क, एल आई डी आई का इंटीग्रेशन, एक पावर इंक्रीज करेंगे तो आई का पावर एक इंक्रीज करेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। वर्क डन इज इक्वल टू L आई स्क्वायर बाई 2, ये आई है, आई। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ L आई स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला, इतना ही डेरिवेशन था इसका। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग को फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डी वर्क इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। डी वर्क इज इक्वल टू E इंटू डी क्यू। डी वर्क इक्वल टू E को लिखा L डी आई बाई डी टी। यहां पे जो ये फॉर्मूला लिखा है ना हम लोगों ने, यहाँ पे जो पुट किया है ये वाला फॉर्मूला, वो हो गया E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। डी वर्क इज इक्वल टू L डी आई डी क्यू बाई डी टी। डी वर्क इज इक्वल टू L
dq by dt into di. d work is equal to L dq by dt can be written as I current into di. दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन डी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई। फिर इसी स्टेप को यहां पे लिखा, इंटीग्रेशन डी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई। इंटीग्रेशन डी वर्क इज इक्वल टू एल बाहर इंटीग्रेशन आई डी आई। व्हाट इज अ एल? एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस IDI। वर्क डन इज डी वर्क का इंटीग्रेशन वर्क L, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक पावर इंक्रीज होगा, तो I का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। वर्क डन इज इक्वल टू L I² डिवाइडेड बाई 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ L I²। ये बस इतना ही डेरिवेशन था इसका। अगर ये समझ में आएगा तो टाइप यस, नहीं समझ में आया तो सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। ईच एंड एवरीवन, अगर समझ में आया तो टाइप यस। ओके, वेरी गुड। ओके, लोग स्मार्ट हो। अब तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कि किसी ने बोला और फिर से एक्सप्लेन करने को। नहीं, सभी समझ गए। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये नहीं है, इस बार आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस 12.14। ये टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। थोड़ा हम लोग समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पहले क्या पढ़ा था, फिर आते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। थोड़ा अगर मैं रिमाइंड करूँ सेल्फ इंडक्टेंस को, तो एक यहाँ पे इंडक्टर था ऐसा, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा हुआ था, खुद के सर्किट में करंट चेंज हो रहा था और ईएमएफ भी खुद के सर्किट में ही जनरेट हो रहा था, इंड्यूस हो रहा था। यहाँ पे करंट चेंज हो रहा था और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया था सेल्फ इंडक्टेंस, और उसको एल से रिप्रेजेंट किया था इसका सेल्फ इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, करंट किसी और सर्किट में चेंज होगा, ईएमएफ किसी दूसरे सर्किट में इंड्यूस्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये डायग्राम, इसी डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ये डायग्राम देखना बेटा, इस डायग्राम में दो कॉइल है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। कॉइल 1 में करंट चेंज होगा, देखो ये I1 है ना, कॉइल 1 में करंट चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में भी, यहां पे करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी चेंज होगा, तो यहां करंट चेंज होने की वजह से यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। उस वाले के केस में सेम सर्किट में करंट चेंज हो रहा था और सेम सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। इस कंडीशन में यहाँ पे दो कॉइल है, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2। कॉइल 1 में करंट चेंज हो रहा है, और करंट चेंज होने की वजह से अगर कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दिख रहा है ना डॉटेड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो करंट चेंज हो रहा है कॉइल 1 में और फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल 2 में। मींस हम लोग बोल सकते हैं
कि फ्लक्स इन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, इस कॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लक्स इन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, दैट इज करेंट इन वन। यस और नो? मैंने जो 5:1 लिखा है वो लिखा है सेकेंड कॉइल का फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इन फर्स्ट सर्किट, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लक्स इन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट इस सर्किट में अगर चेंज होगा तो फ्लक्स इसमें जनरेट होगा, इंड्यूस्ड होगा। दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब एक कांस्टेंट हम लोग को देना पड़ेगा, तो 5:1 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। जैसे उस वाले में आप सेल्फ इंडक्टेंस में आप जाओ तो याद करो तो कैसे लिखा था, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, 5 इज इक्वल टू L इंटू I। L को बोला था सेल्फ इंडक्टेंस, थोड़ा याद आ रहा होगा तो। 5 इज अ फ्लक्स, L इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, I इज अ करंट। यहां पे भी 5 फ्लक्स, M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, M का क्या नाम देंगे हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी कोई चेंज नहीं है, वैसा ही है। तो 5:1 इज इक्वल टू M21 I1। अगर हम लोग लिखना चाहे 5:12, यहां पे ऐसे लिख, अगर 5:12 लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, M12 इंटू I2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर 21 लिखा तो 21, 12 लिखा तो 12। M21 is mutual inductance of 2 with respect to 1. Mutual inductance of 2 with respect to 1. M12 is mutual inductance of 1 with respect to 2. सिंपल। अगर वैसे नहीं समझ में आने बेटा तो ऐसे समझ के सिंपल सा याद रखो, इतना भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I। सिंपल इतना याद रहेगा ना। जैसे फ्लक्स इज इक्वल टू Li लिख रहे थे तो फ्लक्स इक्वल टू Mi लिखेंगे। सिर्फ याद इसमें ये रखेंगे ना कि फ्लक्स दूसरे का होना चाहिए, करंट दूसरे कॉइल का होना चाहिए, बस सिंपल। अगर फ्लक्स है दूसरे में तो करंट होना चाहिए पहले का, अगर फ्लक्स है पहले का तो करंट होना चाहिए दूसरे का। ठीक, ओके। अब इसमें करते क्या है, एक स्टेप यहां पे फिर से मैं लिखता हूं, 5:1 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। dt से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते तो d5:1 बाई dt इज इक्वल टू M21 di1 बाई dt, लिख सकते हैं ना, di1 बाई dt। d5 बाई dt इज माइनस ई, d5 बाई dt इज माइनस ई इज इक्वल टू M21 di1 बाय dt। ई को मैं अच्छा होगा कि मैं 21 ही लिखूं तो पहचानने में, 5:1 लिखा है ना तो E21 भी लिख लेता हूं। E21 इज इक्वल टू माइनस M21 di1 बाय dt। ऐसा बन गया। अगर हम लोग दूसरे वाले को भी लिखना चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। अब मेरे साथ बोलते चलो आप लोग, 5:12 इज इक्वल टू M12 I2। dt से डिफरेंस किया, d512 बाई dt, बोलो मेरे साथ, M12 di2 बाई dt, d5 बाई dt माइनस E12 इज इक्वल टू M12 di2 बाई dt and E12 is equal to minus M12
di2 by dt। इट्स सिंपल, बस इतना ही। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं फटाफट। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब करंट किसी और सर्किट में चेंज होगा, ईएमएफ दूसरे सर्किट में इंड्यूस होगा, या फ्लक्स दूसरे सर्किट में चेंज होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है phi2 1 फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके एक कांस्टेंट दे दिया M21, और M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 I1। और उसके बाद फिर d5 by dt कर लिया, M21 di by dt, और d5 by dt को लिखा माइनस E21 इज इक्वल टू M21 di by dt, और माइनस साइन को इधर ले आया तो E21 इज इक्वल टू माइनस M21 di by dt। बहुत सिंपल सा, सिंपल। अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर डिफाइन भी करना चाहे तो बहुत इजीली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को बाकी सबको इधर ले जाएंगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं M इज इक्वल टू M को अकेला छोड़ते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं, तो E डिवाइडेड बाय di बाय dt। ऐसा ही होगा ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस साइन नहीं रखना है, मैग्नीट्यूड में ले रहे हम लोग। तो di बाई dt नीचे आ गया, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। बस अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज E डिवाइडेड बाई di बाई dt। बस इतना ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस में। आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसफार्मर। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफार्मर। सिंपल सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये ट्रांसफार्मर। देखो बेटा, ट्रांसफार्मर ये वही ट्रांसफार्मर है जो आपके घर के बाहर लगा रहता है, या थर्मल पावर प्लांट में जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग, वही ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। सिंपल सा, सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है, डिटेल में ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पढ़ना है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है, एकदम पॉइंट ये सब चीजें है ना, आप एग्जाम में लिखना। ट्रांसफार्मर या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक कॉइल में करंट चेंज होगा और दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो उसी पे ये भी बेस्ड है। यहाँ पे दो कॉइल है, एक देखो इधर जो लगा वो प्राइमरी कॉइल है और इधर जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। जिधर से करंट आता है वो होता है प्राइमरी कॉइल, जिधर से करंट आउटपुट मींस जाता है उधर हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल, एक जिधर से इनपुट होगा करंट उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल, और जिधर से आउट होगा करंट उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये आयरन कोर का ऐसे बना हुआ है। अब कैसे वर्क होगा वो देखो, यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल वाले में करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट सेकेंडरी कॉइल पे आएगा। तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और सेकेंडरी में अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो इसमें भी करंट मिलना शुरू होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट तो मिलेगा। तो यहां से देखो, ये प्राइमरी कॉइल से लेकर के सेकेंडरी कॉइल तक कोई वायर कनेक्टेड नहीं है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी तक कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आयरन कोर है ऐसे जहां से ये ईएमएफ फ्लो करके जाएगा, फ्लो ऑफ ईएमएफ। लेकिन कोई वैसा वायर नहीं है प्राइमरी से सेकेंडरी में कि इधर से करंट आया और एक वायर के थ्रू सेकेंडरी में गया, सिर्फ ईएमएफ चेंज होने की वजह से प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो देखो। अब पहले तो कुछ पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे एग्जाम में, पहले कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। इसमें दो कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिधर से करंट इनपुट होगा उसको प्राइमरी बोलेंगे, जिधर से करंट आउट होगा उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे।
अब मैं यहां पे थोड़ा ड्रॉ करता हूं एक, ये है आयरन कोर, इधर जो कॉइल होगा उसका नाम क्या होगा, इधर जो कॉइल होगा, जो इनपुट कॉइल होगा उसका क्या नाम देंगे, जिधर से इनपुट करंट होगा उसका क्या नाम देंगे, प्राइमरी, और जिधर से आउटपुट होगा उसका क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सेकेंडरी। मैं थोड़ा ऐसा ड्रॉ किया हो क्योंकि मुझे समझाना है, ऐसा ड्रॉ किया, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कॉइल है। अब सुनना बेटा, इधर इनपुट है, इधर आउटपुट, ठीक है, ऐसा मैं समझने के लिए। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली टू टाइप्स के आपको पढ़ना है, टू टाइप्स, सुनना ध्यान से, टू टाइप्स, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन कौन सा, अ स्टेप अप एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसको बोलेंगे वो सुनो, अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है या आउटपुट ईएमएफ ज्यादा है, उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर इधर का ईएमएफ अगर ज्यादा आ रहा है आउटपुट, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप। अगर आउटपुट वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप अप, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कितने टाइप का हम लोग को पढ़ना है, दो टाइप का, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्टेप अप, अगर आउटपुट वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन। अब जस्ट थिंक, आपके घर के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, जो आप चलते हुए देखते हो, वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, वो कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो देखना वहां जो वोल्टेज आता है वो 11,000 वोल्ट आता है, और ट्रांसफॉर्मर पे आने के बाद हम लोग के घर में 220 वोल्ट आता है, 220 के करीब में, 220 230 के करीब में। तो 11,000 वोल्ट से अगर 220 हो रहा है तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन, क्योंकि इनपुट आ रहा है 11,000 और आउटपुट आ रहा है 220, इसका मतलब कि वो जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा तो स्टेप अप, आउटपुट वोल्टेज कम स्टेप डाउन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज यहां पे एक कॉइल है, एक कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो हो रहा होगा डी फाई बाय डी टी। एक कॉइल से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको लिख रहे हम लोग डी फाई बाई डी टी। और सपोज इसमें इधर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है एनपी, एनपी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। फिर से सुनो, एक जो कॉइल है उसमें फ्लक्स चेंज हुआ डी फाई बाई डी टी, और एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है अगर प्राइमरी में, तो जो फ्लक्स हो जाएगा टोटल चेंज, चेंज ऑफ फ्लक्स एनपी डी फाई बाई डी टी। इसको हम लोग लिख लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में लिखे तो इसको लिख सकते हैं ईपी, ईपी दैट इज ईएमएफ, ईएमएफ, ईपी लिखते ना, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यस और नो। उसी को लिखा है कि टोटल ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज एनपी डी फाई बाई डी टी। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, एक कॉइल से जो ईएमएफ चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको हम लोगों ने लिखा है डी फाई बाई डी टी। अगर एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एनपी डी फाई बाई डी टी प्राइमरी में। अगर आउटपुट की बात करें तो एक कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, और एनएस नंबर ऑफ टर्न्स है, एनएस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ईएस।
EMF in secondary coil is NS d phi by dt. दोनों का रेशियो लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं. EP by ES is equal to NP d phi by dt divided by NS d phi by dt. d phi by dt कैंसिल, ये आया NP by NS, NP by NS. EP by ES इक्वल टू NP by NS. देखो ये कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. इसको थोड़ा अगर हम लोग समझे तो, अगर हम लोग को स्टेप अप बनाना है, क्या बनाना है? स्टेप अप. स्टेप अप में क्या होना चाहिए? EMF ज्यादा होना चाहिए. EMF ज्यादा होना चाहिए तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होना चाहिए. अगर स्टेप अप बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा कर दो. नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा कर दोगे तो EMF आउटपुट ज्यादा मिलने लगेगा. अगर स्टेप डाउन बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स आप कम कर दो. देखो फिर से समझो, यहां पे देखो EP NP ES NS, मतलब EP और ES किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे. अगर सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गया तो स्टेप अप बन जाएगा. अगर नंबर ऑफ कॉइल कम हो गया तो स्टेप डाउन बन जाएगा. तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने का सिंपल सा तरीका, अगर स्टेप अप करना है तो सेकेंडरी वाले का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो, और स्टेप डाउन बनाना है तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो. तो ये बन जाएगा आपका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. और थोड़ा और समझते हैं. बोलोगे कि सर ऐसा हो रहा होगा क्या कि सपोज मान लो कि कम इधर से दिया पावर और आउटपुट पावर ज्यादा मिलेगा, ट्रांसफार्मर ऐसा करेगा क्या? आप बोल रहे हो स्टेप अप स्टेप डाउन, तो ऐसा होगा क्या कि कम पावर देंगे और ज्यादा पावर मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा. पावर सेम ही रहेगा. इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर सेम ही रहेंगे ट्रांसफार्मर का. अगर कोई उसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो पावर जो होगा, इनपुट में जो पावर आएगा, ट्रांसफार्मर आउटपुट में भी पावर वही देगा. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. जितना एनर्जी आएगा उतना एनर्जी जाएगा. तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, ये वैसा ही होगा. पावर इनपुट, पावर का फॉर्मूला है अपने पास VI. पावर V को लिख सकते हैं वोल्टेज इज सेम एज EMF, और ये लिख सकते हैं हम लोग करंट. लिख सकते हैं पावर इज EMF इंटू करंट. तो पावर इनपुट E इंटू I, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लेता हूं ES IS, दैट इज EMF. नहीं, प्राइमरी ना, इनपुट में प्राइमरी लिखना है ना, सॉरी. इनपुट में तो हम लोग, मुझे प्राइमरी लिखना है ना. EP IP प्राइमरी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट वाले में हम लोग लिखेंगे ES IS. ओके. EP बाय ES इज इक्वल टू, ES को इधर ले आया बेटा, EP इधर आ जाएगा, IS डिवाइडेड बाय IP इज इक्वल टू, एक और यहां पे टर्म लिख रहा हूं मैं, पहले वाला ऊपर वाला, यहां पे ये वाला टर्म लिख रहा हूं, EP बाई ES इज NP बाई NS. यहां से उठा करके देखो EP बाई ES इक्वल टू NP बाई ES, ये लिखा है. ये रिजल्ट आ गया. मींस आउटपुट वोल्टेज अगर आपको ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो. आउटपुट वोल्टेज अगर कम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट का सेकेंडरी का कम कर दो. बस इतना ही है आपका ट्रांसफार्मर. बस इतना ही, ये खत्म हो गया आपका चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे. अच्छा, यहाँ पे ये लिख लोगे ना आप लोग, अगर NS ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, तो ES इज ग्रेटर देन EP. तो ये क्या होगा? स्टेप अप. अगर यहां पे लिखे NS इज लेस देन NP, तो ES इज लेस देन EP, आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, तो इसको बोलेंगे स्टेप
डाउन, बस ठीक है। आज इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब्सेंट नहीं रहना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब्सेंट नहीं रहोगे। अब कोई भी जो अब्सेंट रह रहा है उनको भी बोलो कि वो अब्सेंट नहीं रहे। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।